नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। यूपी की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। पहले अखिलेश यादव के करीबियों पर आईटी रेड और अब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का ये आरोप है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका फोन कॉल सुनते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं योगी के इशारे पर उनके करीबियों पर आईटी के छापे पड़े। ऐसे सवालों पर टाइम्स नाउ नवभारत ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने जो जवाब दिया है वो आपको हम पूरी तफसील से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनवाती हूं कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उसका पूरा ये सिलसिला सुनिए। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। तो अखिलेश कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी फोन टैप करना या फिर आईटी और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश करना पहले भी करती आई है। लेकिन आज एक तरफ से अखिलेश ने मोर्चा खोला तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी मौजूद है रायबरेली में और यहां उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनका भी फोन टैप हो रहा है। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस इसके बारे में क्या कहें हम। यूपी में आज कारपेट कैंपेन हो रहा है। बीजेपी के 6 बड़े चेहरे मैदान में उतरे और खुद योगी मथुरा से ललकार रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश के नक्शे में आज दिखाते हैं कि कौन से नेता कहां मौजूद हैं और कहां से ओंकार भर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मथुरा में योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो वहीं गाजीपुर में आपको दिखाई दे रही हैं स्मृति ईरानी, इसके अलावा बेतिया में मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये पूरी तस्वीर ओवरऑल बीजेपी के बड़े इलेक्शन कैंपेन की आप अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं और विपक्ष के नेताओं के तौर पर अखिलेश यादव का कैंपेन भी आपको दिखाई दे रहा है। झांसी में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, लखनऊ में अखिलेश यादव हैं। तो आज आप इसके अलावा हार्दिक पटेल प्रतापगढ़ में हैं। तो सियासत का ये सुपर संडे आप समझ सकते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में मौजूद हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ कारपेट कैंपेन ही नहीं हो रहा, बल्कि हर तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोपों की झड़ी है। हमने जवाब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता रविकांत राय ने मथुरा में उनसे बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, आज आपने यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का आरंभ किया, किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि 6 जगहों से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। और हमने, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आस्था के सम्मान का हो, या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का हो, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक तबके को उन्नयन के लिए जो कार्य हुए हैं, इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन विश्वास यात्रा फिर से प्रारंभ हुई है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और दूसरे जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स आपने जिक्र भी किया, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश जी की सरकार पे के समय आय से अधिक संपत्ति का मामला है।
उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दायर नहीं किया था। ये मामला तो कांग्रेस की सरकार के समय से दायर है। दूसरा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि इनकम टैक्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है और इस प्रकार के अनर्गल पर्यापलाप करके अखिलेश जी स्वयं हास्यास्पद बन जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं पर अवैध और अनैतिक है, उन संस्थाओं की ड्यूटी है कि वहां पर उस पर वह रेड डाले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी नाराजगी इस बात को प्रदर्शित करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनकम टैक्स की अगर रेट पड़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है इसीलिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सबको सुन लिया और अब आज के राष्ट्रवाद में जो मुख्य सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज खास मेहमानों से चर्चा होगी, सवाल नंबर 1, आखिर अखिलेश के करीबियों पर आईडी रेड के पीछे क्या योगी आदित्यनाथ है? दूसरा सवाल, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का फोन टैप हो रहा है तो क्या योगी आदित्यनाथ उसे सुन रहे हैं? सवाल नंबर 3, यूपी के लिए कौन उपयोगी और कौन अनुपयोगी? अब ये भी एक टर्मिनोलॉजी सिलेक्शन में जो है आ गई है सामने। तो आइए अब आपका परिचय करा दूं उन मेहमानों से जिनसे आज ये सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी से हमारे साथ मनीष शुक्ला आ गए हैं इस बातचीत में, घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पैनल पर। शुरुआत में सबसे पहले घनश्याम तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ टाइम्स नाउ नवभारत के माइक पर जब बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, फोन टैपिंग, आईटी रेड, इन सब सवालों पर जो बौखलाहट है आपकी वो इशारा करती है कि कुछ गलत है, इसलिए बौखलाहट है। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। प्रधानमंत्री उस योगी आदित्यनाथ का नामकरण कर देते हैं जो हर जगह का नामकरण करते घूम रहे थे। उन्हें उपयोगी बना देते हैं, फिर चुनावी चर्चा उन्हें अनुपयोगी बता देती है। तो इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपनी दृष्टि से दिया है और उन्होंने कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ पे दाढ़ी वाले कौन है वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी और के ऊपर किस तरीके से आदित्यनाथ इशारा करना चाहते हैं, क्यों कह रहे होंगे। पेगासस का मामला हमारे देश के सामने है, जहाँ पे कुक से लेकर के, ड्राइवर से लेकर के, इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के, स्मृति ईरानी जो आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर है, जब कोई मुद्दा होता है बेटियों का तो उस समय दिखाई नहीं देती है लेकिन चुनाव प्रचार में दिखाई देती हैं। उनके सहयोगी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्य मंत्रियों के, उनकी पत्नियों के फोन टैप करने के एलिगेशन सरकार के ऊपर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जांच नहीं, लेकिन ये एलिगेशन किस आधार पर है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आधार क्या है? पेगासस के एलिगेशंस तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। आधार इतना पुख्ता है कि सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी पड़ी और सरकार की दलील एक नहीं सुनी गई। आधार इतना पुख्ता है कि संसद का सत्र नहीं हुआ। तो इस यहाँ किस चोर की दाढ़ी में तिनका है और किस चोर की दाढ़ी है आदित्यनाथ? मनीष शुक्ला जी, ऐसा है क्या? विरोधी पार्टियों के जो सदस्य हैं उनके फोन टैप हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं क्या? देखिए मीनाक्षी जी, एक तो आईटी के बारे में पहले मैं बोल दूं, टेपिंग पे भी जरूर जवाब दूंगा। आईटी की रेड स्वायत्त संस्था है और अपने इनपुट के आधार पर रेड करे। समाजवादी पार्टी के जिन लोगों के ऊपर रेड पड़ी है, तो अगर वो गलत नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एजेंसीज को सहयोग करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव जी लगातार एक बात कह रहे हैं, सीबीआई और आईटी अभी ईडी भी आएगी। मेरी बात को शब्दशः मत लीजिए। तो चोर को पता होता है कि पुलिस आने वाली है, चाहे जितना छिपा रहे उसको हमेशा भय रहता है, उसको जरूर पता होता है। तो अखिलेश जी को कैसे पता है सीबीआई और ईडी आने वाली है? ऐसा क्या गलत उन्होंने किया है? और फोन टेपिंग का बयान उनका आज आया है, कल वो सीबीआई और ईडी से डरे हुए थे। तो ये क्या काम कर रहे हैं, हमको लगता है जनता जानना चाहती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी उसको रिपीट करता हूँ, आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस के साथ आई, तो उस सरकार के दौरान इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था और उसी डर से मुलायम सिंह यादव जी, बाद में अखिलेश यादव जी भी यूपीए की सरकार को समर्थन देते रहे। ये तमाम इनके अंदर ये समस्याएं हैं, ये लोग इस तरह के कामों में लिप्त रहे हैं, इनको भय है। मैं फिर से कहूंगा कि अगर गलत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सहयोग करे एजेंसीज को। देखिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम किया, उसका जवाब आज न राहुल गांधी के पास है, न प्रियंका वाड्रा के पास है
न अखिलेश यादव के पास है। अगर होता तो हमसे डिबेट इस इशू पर ये करते। विजय कौशिक जी, एक को हिंदू उनका सीधा आरोप ये है कि हमारे काम पर क्योंकि कोई सीधा जवाब आपके पास नहीं है, पॉलिसीज पर आप घेर नहीं सकते, तो आप ये सारे मुद्दे निकाल कर ला रहे हैं चुनाव में। और इसमें नया जो इस सीरीज में जुड़ा है वो है फोन टैपिंग। देखिए, बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। इनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है काम, इसलिए भगवान शिव और भगवान जय श्री राम। तो राम का सहारा कौन ले रहा है, भगवान शिव का सहारा कौन ले रहा है? क्योंकि जिनके पास विकास को लेकर बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और रही बात विपक्ष की, तो आज पूरा देश जानता है कि किस तरह से भाजपा जब उत्पीड़न करने पर आती है तो किस स्तर तक ये लोग राजनीति में गिर चुके हैं कि सीबीआई और ईडी का ये लोग खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। और चुनाव के समय पर लेकिन पिंजरे का तोता तो यूपीए सरकार के टाइम पे कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अलग सोच है। सुप्रीम कोर्ट आपको भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट की सोच पर? इसको आजाद कीजिए, सुनिए ना। लेकिन बीजेपी राज में तो बड़ा स्पष्ट है कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नेता जिसको ये भ्रष्ट बताया करते थे, जो दूसरी पार्टियों के लोग थे, उनको इन्होंने भाजपा में लेकर पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दे दिया। ये लक्ष्मीपुर खीरी भूल जाते हैं जहां एसआईटी की जांच में मंत्री के बेटे के बारे में आता है कि उसने साजिश के तहत हत्या की है, लेकिन वहां इनकी कोई जांच नहीं होती, कोई सीबीआई काम नहीं करती, कोई ईडी काम नहीं करता इनके नेताओं के लिए। लेकिन जो विपक्ष में है वो इनके टारगेट पर रहता है। इनसे पूछिए, जब कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्ट थे इनकी नजरों में, तो आज सैकड़ों कांग्रेस के नेता इनके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर कांग्रेस को मौका क्यों नहीं दिया जनता ने? जनता की अदालत में क्यों फेल हो गए? देखिए, जनता की अदालत में कांग्रेस इसलिए फेल रही कि भाजपा जो आई वो जुमलों के साथ आई, जुमले दिए, अच्छे दिन आएंगे। तो जनता इतनी समझदार नहीं है कि जुमलों में और असलियत में जो है फर्क कर सके? नहीं, जनता कई बार झांसे का शिकार हो जाती है, धोखाधड़ी का लोग शिकार होते हैं ना। 89 से लगातार ये उनके चुनावी जुमले थे। जब आपकी सरकार थी उस समय जनता समझदार थी या झांसे में थी? ये तो फिर वही बात हो गई कि अपने हिसाब से अपने को जो सूट करता है उस पर बोला जाए, बाकी को इग्नोर किया जाए। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जो ये ओवरऑल तस्वीर यहाँ पर उभर रही है, आ रही हूँ विजय कौशिक जी, आ रही हूँ, सबको बोल लेने दीजिए एक बार। विनोद अग्निहोत्री जी को मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। विनोद जी, देखिए, जो पूरी तस्वीर अभी इलेक्शन में उभर रही है, ये जो अब निजी आरोपों का दौर शुरू हो गया है, ये किसी भी चुनाव से पहले ये परिस्थिति दिखाई देती ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ा सवाल, जो ये नई टर्म आई है, कौन उपयोगी और कौन अनुपयोगी, ये किस आधार पर तय होगा? ये पर्सनल अटैक्स के आधार पर तय होगा, या जो एक ग्राफिक इस समय हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काम किसका बोलता है, किसके समय में क्या काम हुआ, जनता के विकास के लिए क्या हुआ, इस आधार पर तय होगा? देखिए मीनाक्षी जी, ये बहुत अच्छा शब्द मोदी जी ने दिया है कि योगी जी उपयोगी हैं, और अखिलेश जी ने उसका जवाब दिया कि वो अनुपयोगी है। और आपका प्रश्न जो है उसी हिसाब से जो है बिल्कुल सही है कि ये जनता तय करेगी कौन उनके लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो बताएंगे योगी जी क्यों उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट दिया है, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर दिया है, कानून व्यवस्था पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की है। ये बीजेपी उनको उपयोगी बताएगी। विपक्ष का जो है कहना है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, बेरोजगारी की समस्या है, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, कोरोना का मिसमैनेजमेंट है और अपराध बढ़ गए हैं। तो इस तरह से दोनों वो उनको अनुपयोगी बताएंगे, वो उपयोगी बताएंगे। सवाल ये है कि आंकड़े कुछ कहते हैं, नीचे क्या होता है ये जनता तय करेगी। जिनको राशन मिल रहा है वो हो सकता है राशन के आधार पर वोट दें, जिनको खाद नहीं मिल रही है वो हो सकता है खाद न मिलने पर गुस्से से वोट दें। तो ये मुद्दे जो है जनता के बीच में विपक्ष अपने मुद्दे कितनी तेजी से, कितनी मजबूती से ले जाता है, ये उस पर तय होगा। या सरकार जो है, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे किस तरह ले जाती है। तो जनता, अभी चुनाव में 2 महीने हैं, इन 2 महीनों के बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको और भी सुनने को मिलेंगे। अभी फोन टैपिंग का आरोप या IT रेट का मसला, ये सारे मुद्दे जनता के बीच में आएंगे और उसके बाद जनता जब वोट देगी तब तय होगा। और उसमें तमाम सारे दूसरे आग्रह भी होंगे, उसमें हिंदुत्व का तड़का भी होगा, उसमें कुछ पिछड़े और गैर पिछड़े का तड़का भी होगा, कुछ और महिला कार्ड कांग्रेस का है वो चलेगा। तो तमाम तरह तरह के दांव पे जब चुनाव में चलेंगे और इसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा कि किसका कौन उपयोगी सिद्ध हुआ और कौन अनुपयोगी सिद्ध हुआ। तो अभी अपने अपने तरीके से सब बोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि निश्चित रूप से चुनाव आपका जो घमासान है
वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब सिमटता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच। ये लड़ाई धीरे धीरे, ये सही है कि बीच में कांग्रेस भी अपने तरीके से, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, महिलाओं की मीटिंगें कर रही हैं, लेकिन आमतौर पर अगर आप देखिए तो दो गठबंधन आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, भाजपा का गठबंधन नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का गठबंधन। अब ये किस करवट बैठेगा इसकी भविष्यवाणी ना अभी हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। 1.5 महीने पहले लेकिन चुनाव से जिस तरह से आईटी रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ, उसे लेकर अखिलेश यादव ने जबरदस्त नाराजगी भी दिखाई। लेकिन मनीष जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूं, ये पहला मौका नहीं है और खुद अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं। इससे पहले ट्रेंड ये कहता है कि 9 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, जहां पर चुनाव से पहले विरोधी नेताओं पर छापेमारी हुई है और इसीलिए उनका बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है कि सेंट्रल एजेंसीज का आप गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, मैं अन्य राज्यों पे अभी नहीं कमेंट करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी 5-6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में रेड पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक अजय सिंह है, हमारी पार्टी के विधायक है हरैया बस्ती से, उनके घर पे भी रेड पड़ी थी। जौनपुर में एक शाहगंज नगर पालिका है, वहां चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पे भी रेड पड़ी थी। तो इसको तो निरपेक्षता का पैमाना आप मान सकती हैं ना। तो हमको लगता है कि आईटी और ईडी या सीबीआई स्वायत्त संस्था है, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। मैं फिर से अखिलेश जी से कहता हूं कि डरे नहीं, अगर गलत घनश्याम जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फटाफट करिए सर, फिर मैं ब्रेक के लिए जा रही हूँ। घनश्याम जी, एक पेज 2 इसको अगर आप खोलिएगा, ये पेज बीच में खोलिए, ये प्रथम पेज में करोड़ों रुपए को देकर का उपयोग करके ये पेज, जिस तरीके से इश्तेहार दिया जा रहा है, इससे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है देश में। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सबसे बड़े व्यापक, देखिए क्या जवाब ये दे रहे हैं मीनाक्षी जी, 1 हो गया है। सबसे को दिखा के अपने काले धन को छिपाना चाहती है हमारे विधायक को देख लीजिए, ये देश के लिए घोर शर्म की बात है कि आज भी टेनी मंत्री बना हुआ है। एक से एक गुंडों को मंत्री, मुख्यमंत्री और न जाने क्या क्या बनाने वाले लोग आज स्वयं को अपराध मुक्त भारत का शहंशाह बता रहे हैं। और जहां पर टेनी को और समूचे परिवार को ये लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, जो किसानों को रौन देते हैं, तो देश देख रहा है। मैं ये अखबार इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को 200 रुपए पेट्रोल डीजल खरीदना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जो लोग चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जो लोग चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे, ठीक है, एक अहम मुद्दा यहाँ पर घनश्याम तिवारी ने अजय टेनी का उठाया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का। और मनीष जी, जिस समय वो इस पॉइंट को लेकर आए, पानी का गिलास उठाना पड़ गया आपको, जवाब देते क्या भारी पड़ रहा है, क्या परिस्थिति है? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और इसी पॉइंट पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए राष्ट्रवाद। देख रहे हैं राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद में लगातार चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के सियासी समर की। और इस समर में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इनके बयानों से जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें आईटी रेड से लेकर फोन टैपिंग तक का जिक्र आ गया, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से विजय कौशिक जी हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र देखिए ब्रेक से पहले हो रहा था, मनीष शुक्ला जी, टेनी साहब क्यों आपकी मुश्किल बने हुए हैं, जिन्हें लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन को लेकर तमाम बातें हो गई, उन्होंने पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की वो तस्वीर पूरे देश ने देखी, लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो वो पद पर बने हुए हैं? देखिए, लखीमपुर की घटना में जो पीड़ित पक्ष थे उनसे बात करके सरकार ने जो हमको तहरीर मिली थी, उसके आधार पर अक्षरशः एफआईआर दर्ज की गई। जितने आरोपी थे सब गिरफ्तार हैं, और एसआईटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में काम कर रही है, और जो नई रिपोर्ट आई उसके आधार पर धाराएं बढ़ाई गई है। इससे ज्यादा निष्पक्ष कभी भी जांच सरकार में रहते हुए नहीं हुई है। और ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इनकी सरकारों के दौरान, हमें एक छोटी सी घटना बता दें। एक इनके मंत्री थे राममूर्ति वर्मा, शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र जी को जला के मार डाले थे, और मंत्री अंतिम दम तक बने हुए थे। स्वयं मंत्री के ऊपर आरोप थे, और अखिलेश यादव उस पत्रकार के बेटे को अपने आवास पर बुला के धमका के एफआईआर वापस कराना चाहते थे। ये किस नैतिक आधार पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं? सरकार पूरी तरीके से, तो जो वो करेंगे आप भी वही करेंगे?
मैंने कह दिया पहली जो बात, मिसाल वो सेट मीनाक्षी करेंगे, आप भी उसी पर आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैंने इसीलिए पहले वो जवाब दिया कि निरपेक्ष। चलिए मनीष जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। मैं इस परिस्थिति को रिवर्स करते हैं। आप विपक्ष में होते उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी सत्ता में होती, या मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में होती, मान लेते हैं, और यही पूरा घटनाक्रम हुआ होता, तो क्या आप गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते विपक्ष में मौजूद होते हुए? देखिए, गृह राज्य मंत्री के ऊपर जो पीड़ित पक्ष है उसने कोई एफआईआर में एक लाइन नहीं लिखा है। जो तहरीर है उस तहरीर के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग पे काम कर रही है और एसआईटी के निष्कर्ष के आधार पे धाराएं अभी 4 दिन पहले बढ़ाई गई हैं उसी गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ। तो हमको लगता है इससे ज्यादा निरपेक्ष और क्या हो सकती है। मैंने तो एग्जाम्पल तो दिया, जागेंद्र सिंह पत्रकार शाहजहांपुर, उसको जला के राममूर्ति वर्मा ने मार डाला, उसके बेटे को अखिलेश विनोद जी, आप तो लगातार सियासत को बहुत करीब से देखते रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार नजर रखते रहे हैं, लेकिन जो ये जो एक उदाहरण के जरिए, ठीक है मनीष एक सेकेंड, इस उदाहरण के जरिए मैंने एक तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती और यही घटनाक्रम हुआ था तो बीजेपी का स्टैंड क्या होता। अब बड़ा सवाल यह है कि जब आप टेबल के इस तरफ हैं और जब आप टेबल के उस तरफ हैं, हालात बदल जाते हैं, आपके स्टैंड बदल जाते हैं। और क्या आज की तारीख में यही राजनीति रह गई है? मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफेद। मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही सही सवाल किया मनीष जी से, और मनीष जी उसको ले गए राममूर्ति वर्मा की तरफ। मनीष जी, एक उदाहरण और भी है। नहीं विनोद जी, मनीष जी, एग्जाम्पल की तरफ मुझे बोलने दीजिए। ठीक है सर, एक सेकंड सुन लेते हैं ना, एक मुझे पूरा बोलने का स्टैंड है उसको बताया। मनीष जी आऊंगी, फिर आप दोबारा आप बोलिएगा आपको जो कहना है। एक बार दूसरे हमारे पैनलिस्ट जवाब दें। बात करने दिए ना, फिर पूरी बात में तो बोला नहीं आपके बीच में, और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ मैं। यूपीए सरकार थी, सुन लीजिए, यूपीए सुन लीजिए मनीष जी, यूपीए सरकार थी, आप सुन लीजिए, आपका मालूम आपकी मॉनिटरिंग हो रही है और देखा जा रहा है कि आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझमें समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, सारे प्रवक्ताओं की मजबूरी ये होती है कि वो सच सुनना नहीं चाहते। हर पार्टी वो क्योंकि मॉनिटरिंग होती है ना उनके हेडक्वार्टर्स में। सुनिए मेरी बात, एक उदाहरण और भी है। आपने राममूर्ति वर्मा का उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया, मैं मानता हूँ। उसमें समाजवादी पार्टी का वही स्टैंड था जो आपका स्टैंड आज है टेनी को लेकर। नहीं, लेकिन एक उदाहरण और भी है, एक उदाहरण और भी है। पवन कुमार बंसल के भांजे, वो जो है उनका टेप जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन आपने उनका इस्तीफा मांगा, यूपीए सरकार में उनका इस्तीफा हुआ। अश्विनी कुमार ने सीबीआई डायरेक्टर को बुला करके खाली वो एफिडेविट देखा था, आपने उनका इस्तीफा मांगा, उनका इस्तीफा हुआ। अशोक चौहान का जो है इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा हुआ। शशि थरूर का इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा हुआ। ये उदाहरण भी है 10 साल पुराने। आप टेनी को डिफेंड नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि उनका मंत्रालय तक आपने नहीं बदला वो, तो इसलिए बिल्कुल मीनाक्षी का सवाल बिल्कुल सही था कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप वही करते हैं और विपक्ष जो सत्ता पक्ष में होता है वो वही करता है। तो टेबल के इधर बैठ जाने पर आपकी चीज दूसरी होती है और टेबल के उधर की चीज दूसरी होती है। आप वो मत करिए। आप अटल जी को याद कीजिए, बूटा सिंह उनकी कैबिनेट में थे, अटल जी को याद कीजिए, अटल जी ने बूटा सिंह का इस्तीफा लिया था, याद करिए, अटल जी ने इस्तीफा लिया था, तो उमा भारती का इस्तीफा लिया गया था, आपकी बीजेपी की सरकार ने इस्तीफा लिया था। ये उदाहरण भी है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस के मैंने उदाहरण दिया, मैं बीजेपी का उदाहरण भी दे रहा हूं, अटल जी की सरकार का। तो प्रोपराइटरी भी एक सवाल होता है, खाली तकनीकी खानापुरी नहीं होती है, एक प्रोपराइटरी होती है कि अगर व्यक्ति पर या उसके परिवार पर आरोप है, कम से कम विभाग ही बदल दिया जाए अगर, तो भी जनता को भरोसा हो जाएगा कि भाई पुलिस विभाग के अधीन नहीं है, उनको कोई और विभाग दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, की गलती पे मनीष जी, उसके पिता नैतिकता कुछ है? नैतिकता आज की तारीख में कुछ है? भाई पवन बंसल चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी के लिए क्या नैतिकता कुछ है? नहीं, इस बात को आप कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बेटे की अगर कोई गलती है और वो जेल में है और 302 का मुकदमा उस पर कायम है, इसके बावजूद पिता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पवन बंसल मनीष जी, बस एक बिंदु आपको याद दिलाना चाहती हूँ। जब ये घटना हुई मनीष जी, बस आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाना चाहती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, कुछ बिंदु याद दिला रही हूँ आपको मनीष जी। जब ये घटना हुई, पहले डिनायल आया कि कुछ गलत नहीं हुआ,
उसके बाद जब चौतरफा दबाव पड़ा, जब तमाम वीडियो सामने आ गए, पहले कहा थार थी ही नहीं, बेटा वहां था ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हर बात को डिनाई किया गया। एसआईटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कहा है ना तो लापरवाही थी, ना एक्सीडेंट था, सुनियोजित साजिश थी। ये एसआईटी कह रही है, हम नहीं कह रहे सर, एसआईटी कह रही है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जब मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी में इतना समय लग गया, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी में इतना समय लग गया सर, इस पर सवाल है, इस पर सवाल था। ठीक है विजय कौशिक जी, पॉइंट रखिए अपना, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नहीं किया एसआईटी का गठन। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जब इस्तीफों की बात चल रही थी कि भाजपा सरकार में भी इस्तीफे हुए, कांग्रेस सरकार में भी इस्तीफे हुए, केवल आरोपों के ऊपर, उनके बारे में भाजपा प्रवक्ता का ये कहना है कि उन्होंने गलत किया होगा तो इस्तीफा दिया। मैं तो हैरान हूं कि ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। अगर इस्तीफा देना आदमी के अपराध की स्वीकृति है, मिर्जापुर याद है, दे देनी चाहिए थी, प्रियंका वाड्रा जी की साइड में संदीप सिंह एक चैनल के मुद्दा केवल ये है, इस्तीफा इसलिए मांगा जाता है ताकि वो अपने बेटे के पक्ष में दबाव न बना सके। इसी मामले में टेनी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि भाई टेनी जी इस्तीफा दें। स्वामी चिन्मयानंद से इस्तीफा क्यों दिया गया, दूसरे और नेताओं से इस्तीफा क्यों दिया गया? मैं तो ये समझता हूँ भाजपा का एक सीधा सा कहना है कि दूसरों ने अगर डाके डाले हैं तो इन्हें डाके डालने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरे लोगों को अगर हत्या करने का वो मौका मिला है तो इनको भी हत्या करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीति है। लेकिन विजय जी आप पैनल पर बैठकर जो तमाम बिंदु उठा रहे हैं, सवाल तो आपसे भी ये बनता है ना, अगर आप इन मुद्दों पर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर क्यों आपके नेता भी हिंदू और हिंदुत्व के डिफरेंस को बताने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं, रैली करते हैं महंगाई पर और डिफरेंस बताते हैं हिंदू और हिंदुत्व का? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज देश की आप क्यों नहीं जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर राजनीति करती है? हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर। अरे सर, आप कांग्रेस के लिए जवाब देने के लिए आए हैं, आप बीजेपी के लिए जवाब देने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी के नेता महंगाई के लिए रैली करने जाते हैं और हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं ना क्योंकि देश की समस्याओं की जड़ भाजपा है और भाजपा जिस मुद्दे पर राजनीति करती है। मैं महंगाई पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, महंगाई पर सरकार को क्यों नहीं घेरते आप? और महंगाई के लिए जो रैली करते हैं, क्या वो रैली सिर्फ छद्म रूप से एक रैली है? देखिए, उस पर महंगाई पर बात नहीं होती, संसद में महंगाई पर चर्चा नहीं हो पाती, क्यों नहीं घेरते आप संसद में सरकार को? क्यों खूब घेरते हैं। जब सरकार हमारी संसद में नहीं सुनती, हम वॉकआउट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। और कोई राहुल गांधी जी की एक रैली थोड़ी ना हुई है, उसके बाद में उत्तराखंड में रैली हुई है, उसके बाद अमेठी में प्रोग्राम हुआ, हर जगह महंगाई का मुद्दा उठाया है। कौन कहता है कि महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रही? महंगाई को लेकर कांग्रेस जितनी लड़ाई लड़ रही है और कोई पार्टी नहीं लड़ रही। मैं आपको घनश्याम तिवारी जी, ये बड़ा आरोप जो है ये सभी दलों के ऊपर उठ रहा है कि तमाम दल जनता के मुद्दों की बात तो करते हैं लेकिन उन मुद्दों पर राजनीति करने से चूक जाते हैं, उन मुद्दों पर गलत करने वालों को घेरने से चूक जाते हैं। देखिए, दो बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात, अगर अजय मिश्रा टेनी जी को पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के सांसदों से मिले तो अजय मिश्रा टेनी से क्यों नहीं मिले? उससे पहले जब प्रधानमंत्री अन्य गृह राज्य मंत्रियों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं उसमें अजय मिश्रा टेनी क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री तो उन्हें ऑलरेडी दोषी मानते हैं, इसलिए नहीं मिल रहे हैं। बस ये है कि वो दोष साबित न हो जाए ताकि ये लोग ढीठ दिखाई देते रहे। और क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसी बात, क्योंकि जो सरकार 2017 में सर, उस बिंदु पे बात हो गई ना, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये उनका आप ही के इकोनॉमिक टाइम्स का ऐड है जिसमें लिखा है ईज ऑफ लिविंग, और लिखा है इन्होंने सबको रोजगार दे दिया, 4% बेरोजगारी पर रह गई, और इन्होंने लिखा है कि हेल्थ केयर बहुत सुंदर कर दिया इन्होंने। जो सरकार उत्तर घनश्याम जी आज बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन मैं घनश्याम तिवारी जी मैं आपको फैक्ट्स दिखा रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स दिखाती हूँ। आप जरा एक बार फुल स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाइए ये, और इसमें बताइए उत्तर प्रदेश की जो एक तुलना हमने दिखाई है 2017 से पहले की तस्वीर और 2017 के बाद की तस्वीर की, इन ग्राफिक्स पर जरा गौर करिए। और मैं कुछ आंकड़े आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ पर घनश्याम तिवारी जी। अखिलेश यादव के दौर में जीडीपी में जो इजाफा हुआ वो 57% हुआ, और योगी आदित्यनाथ के दौर में ये इजाफा 79% का हुआ। और यूपी की इकोनॉमी पर अगर आप नजर डालेंगे 2017 में क्या स्थान था, 2021 में जो स्थान है वो देख लीजिए। टैक्स कलेक्शन के मामले में 2017 में 49,000 करोड़ ये रहा, तो वहीं 2021 में 50,000 करोड़ रहा। प्रति व्यक्ति आय में अखिलेश सरकार के दौर में 37% की बढ़ोतरी हुई, योगी सरकार में 96% की बढ़ोतरी हुई। यूपी में निवेश की तस्वीर देखिए, 25,081 करोड़ अखिलेश यादव के दौर में, योगी आदित्यनाथ के दौर में 1,88,000 करोड़।
एक्सप्रेसवेज की बड़ी बात हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। अखिलेश सरकार के दौर में 2012 से 17 में 302 किलोमीटर का यह निर्माण हुआ एक्सप्रेसवे का, जबकि योगी सरकार के दौर में 2017 से 21 में 641 किलोमीटर का हुआ। ये रोजगार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 4 साल में अखिलेश यादव के दौर में और योगी आदित्यनाथ के दौर में। अब इन सब के आधार पर घनश्याम तिवारी उत्तर प्रदेश में किसका काम बोल रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है, बताइए। जितना लंबा आपका सवाल है उतना उससे आधा कम से कम जवाब देंगे। नहीं, आंकड़े ज्यादा थे, सवाल सिर्फ ये है उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी कौन है, सवाल जवाब देने दीजिए। जो आपने कहा है वही इस प्रचार में लिखा हुआ है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, यही बात आदित्यनाथ की सरकार कहती है। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं हाथ जोड़ करके, अगर आपकी आय दोगुनी हुई है तो उत्तर प्रदेश को वोट में भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपकी गरीबी बढ़ गई है, आप 100 रुपए का पेट्रोल डीजल नहीं दे पा रहे हैं और अगर ये जीते तो 200 रुपए का पेट्रोल डीजल आपको देना पड़ेगा। अगर आप जब ये पिछली बार 2017 में जीते थे 100 रुपए से कम का मस्टर्ड ऑयल था, सरसों का तेल था। अगर ये लोग जीते तो जो अभी 200 का है 400 रुपए का देना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। अगर आपका बेटा पिछले 5 साल से बेरोजगार है, बेटी 5 साल से बेरोजगार है, अगर आपको कष्ट हुआ है कि उसने 2 साल तैयारी की, उसके बाद अखबार पेपर लीक हो गया, उसके बाद उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आरक्षण की जो मांगे हैं उसे पूरा नहीं किया गया, मामला कोर्ट में गया और ये सिलसिला चलता आ जा रहा है, अगर ये इससे आपको खुशी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये सरकार ने कहा, अभी आपने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर को बेहतर कर दिया, इस अखबार में भी यही छापा है। अगर इनकी ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, जैसा कि इन्होंने विधानसभा में कहा और जैसा कि सरकार संसद में कहती है, बिल्कुल बेशक भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर ये झूठ है तो इनको उखाड़ फेंकिए। अगर इन्होंने जो संकल्प पत्र लिखा है कि 15 मिनट में मनीष शुक्ला जी, विज्ञापनों में जो कुछ भी दावा कर रहे हैं, आरोप को आप पे लगा रहे हैं, सब झूठा है, सफेद झूठ। मैं बताता हूं, अगर 4.5 लाख नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पारदर्शी तरीके से दी, वहीं बुआ और अखिलेश यादव की सरकार ने 2,68,000 नौकरी 10 साल में 2,68,000, 4.5 लाख हमने 4.5 साल में दी। 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये खरीदे हैं 2016-17 में, हमने 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। दोनों लोगों ने मिलकर, यानी मायावती और अखिलेश ने मिलकर 1,000 करोड़ का भुगतान किया था। वहीं हमने 41 लाख करोड़ का हमने भुगतान किया गन्ना किसानों का। तो अंतर इतना ज्यादा है मीनाक्षी जी कि अखिलेश जी और मायावती जी एक खांचे में बैठ जाए तो भी योगी आदित्यनाथ जी के कामों को पूरा नहीं कर सकती। 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मेडिकल कॉलेजों की पूरी सीरीज बनाई गई है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। अखिलेश यादव के समय में जिस उत्तर प्रदेश में कट्टे तमंचे बनते थे, आज वहां ड्रोन बनेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, असॉल्ट राइफलें बनेगी। ये अंतर है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में आज गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुख्तार और अतीक के ऊपर केवल कार्रवाई नहीं की गई, उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा गया है। जो उनके जो लगदग चीजें थी जिसको देख के नौजवान भ्रमित होता था और अपराध की तरफ मुड़ता था, आज ये संदेश गया कि अपराध करोगे तो 10 साल 15 साल बाद भी कोई योगी आदित्यनाथ टाइप मुख्यमंत्री अगर आ गया तो सारी मटिया मेट हो जाएगा। आज ये संदेश देकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी क्या जरूरत है फोन टैपिंग की? क्या जरूरत है फोन टैपिंग की? देखिए, ये तो चुनावी आरोप है। मैंने कहा तो ईडी, सीबीआई, आईटी, फोन टैपिंग, किसी से मत डरिए अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं। आपके पास और अखिलेश यादव को मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, 1 मिनट 15 सेकंड समय, अगर आपकी बात में जरा भी रंच मार सच्चाई है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। मैं कहता हूं मीनाक्षी जी, इनकी हिम्मत नहीं है कोर्ट चले जाए, क्योंकि झूठे आरोप हैं। अगर इनके आरोप पे सच्चाई है, इनपुट है। चलिए, आपकी बड़ी लाइन आपकी ये है कि अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, ठीक है, विजय कौशिक जी एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए आऊंगी आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो अब चुनाव तक चलते रहेंगे, लेकिन चुनावों में एक और तस्वीर जो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है वो है अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़। सवाल लोगों के जहन में यह है कि क्या ये भीड़ वोटों में ट्रांसफर होगी, क्या ये भीड़ सत्ता का एक रास्ता खोल पाएगी अखिलेश यादव के लिए, और वो भी तब जब बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूरी एक फौज है, बड़े स्टार कैंपेनर्स हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हैं, और उसके कंपैरिजन में अखिलेश यादव जो चुनावी मैदान में अकेले लड़ते हुए दिखाई देते हैं।
देखिए बिल्कुल आपने सही बात, इसको आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री, अमित शाह जैसा रणनीतिकार, नड्डा जी, राजनाथ सिंह, तमाम सारे नेताओं की बड़ी गैलेक्सी है, मतलब गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार अपने अलायंसेस बहुत समझदारी से किए हैं। दरअसल चुनाव जो है आखिरकार सोशल अलायंसेस पर जाके टिक जाता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन और अलायंसेस बहुत बेहतरीन तरीके से किए थे और उन्होंने तमाम छोटी छोटी जातियों उपजातियों को अपने साथ जोड़ करके एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया था और उस अम्ब्रेले की वजह से अखिलेश यादव का जो पूरा जनाधार वर्ग था वो बिखर गया था और उनके परिवार में और पार्टी का जो झगड़ा था वो भी उसका एक कारण था। 2022 में पुराने से सबक लेके अखिलेश यादव ने तमाम छोटी छोटी पार्टियों से जो गठबंधन किया है, वो चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो आपके ओम प्रकाश राजभर हो, या जनवादी पार्टी के चौहान हो, केशव देव मौर्य हो महान दल के, इस तरह तमाम छोटी पार्टियों से जो गठबंधन किया है अखिलेश यादव ने, उसका जमीन पर जो असर दिखाई पड़ रहा है वो भीड़ का एक बड़ा कारण है। क्योंकि जब आप एक अलायंस बना लेते हैं तो आपके मतदाता समूह में एक विश्वास पैदा होता है कि हमारी पार्टी मुकाबले में है, हमारी पार्टी जीत सकती है, तो उत्साह से लोग जाते हैं उनके साथ। और शिवपाल यादव को जो साथ लिया है उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनाधार वर्ग के बीच का जो भ्रम था, दुविधा थी, असमंजस था, वो भी दूर हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव मुकाबले में आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये एक मुझे लगता है बड़ी लाइन की सर आपने, ये एक बड़ी लाइन आपने कही कि अखिलेश यादव टक्कर में आ गए हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जी, आप लोग कहाँ हैं? ये तो लग रहा है कि लड़ाई मुख्य तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूं कि कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई में कूदी थी तब अकेले चलते चलते इतना बड़ा कारवा बन गया। सर वो देश की लड़ाई थी। आज हम वो देश की लड़ाई थी सर। आज हम यूपी में आपको कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लेकिन समय बदलेगा तो यूपी की सत्ता हमारे पास होगी, क्योंकि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। कांग्रेस ने अगर इतने समय शासन किया है इस देश पर, तो अपने जो समाज की जो सोच थी हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की, उस नीति के तहत हमने जो विकास कार्य किए, जो जनता के लिए काम किए, उनके दम पर हम हमेशा सत्ता में आए, बार बार आए। ठीक है, आज हम सत्ता से बाहर गांधी की अगुवाई में जीतेंगे, राहुल गांधी की अगुवाई में जीतेंगे, किसकी अगुवाई में जीतेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश हम प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में जीतेंगे और पूरे देश के चुनाव हम राहुल गांधी जी की अगुवाई में जीतेंगे। कांग्रेस के सभी नेता इसके लिए एकजुट हैं। चलिए, इस बात पर क्लैरिटी है आपको, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी, कि आप ये देखिए जब चुनाव का समय आता है बंगाल में किस तरह से इनकी सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हुई थी। अब इनसे पूछिए वो जांच कहाँ चली गई चुनाव खत्म होने के बाद में? सर, इसी बिंदु से डिबेट की शुरुआत की थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं और 1.5 महीने का वक्त ये रह गया अब चुनावों के लिए। नजर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की हर अपडेट पर उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें आगे जारी रहेंगी।